मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, इन चारों के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम जो राष्ट्रीय कार्यशाला भारतीय ज्ञान परंपरा अर्थशास्त्र विषय के विशेष संदर्भ में आयोजित की गई है। मंच पर उपस्थित सभी परम सम्मानीय अतिथि, सभी का परिचय हो चुका है, इसलिए मैं पुनः उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। और विशेष रूप से जो सामने की ओर बैठे हुए हैं सारे श्रोता, मैंने आदरणीय कड़े जी भाई साहब से अनुरोध किया कि गर्म तवे पर मार कर देनी चाहिए, अभी माहौल बना हुआ है, और इसलिए मैंने निवेदन किया उनसे, और इसलिए इस विषय को बीच वक्तव्य के रूप में बहुत शॉर्ट में आपके बीच में रखने वाला हूँ। विषय बहुत लंबा है और बहुत सारा विषय भी आ गया, इसलिए बार बार उस विषय का और पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए कई विषयों को मैं छोड़ते हुए जो बीच वक्तव्य की बात है वो आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूँ। वास्तव में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत सोच समझ कर और ये बनाई गई NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसके तात्पर्य में ये सारे कार्यक्रम हमारे देश भर में चल रहे हैं। तो इस बौद्धिक सभागार में देश भर से आए अर्थशास्त्र के सभी विद्वजन, सर्वप्रथम मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। साथ ही हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उनका विशेष साधुवाद, क्योंकि आप सबको ध्यान में है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में पूरे देश में लागू की गई थी उनके प्रयासों से। फिर उसी काम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के और आगे बढ़ाया हमारे माननीय श्री इंदर सिंह परमार जी, जो उच्च शिक्षा विभाग के वर्तमान में भी मंत्री हैं। और हिंदी ग्रंथ अकादमी का मैं विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि जो श्री अशोक कड़ोई जी भाई साहब के नेतृत्व में ये जो काम चल रहा है, और इसमें पूरे प्रदेश एवं देश भर से आए सारे बोर्ड ऑफ स्टडीज के चेयरमैन यहाँ उपस्थित है। मैं अनेक लोगों को व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, सदस्य है बोर्ड ऑफ स्टडीज के, फैसिलिटेटर है यहाँ पर। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के लेखन कार्य करने वाले लेखक भी यहाँ उपस्थित है, और बहुत सारे ई कंटेंट निर्माण करने वाले, जो उच्च शिक्षा विभाग की एक योजना चली थी जब मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज में था, जबलपुर में महाकौशल कॉलेज में, तो एक ई कंटेंट निर्माण हुआ था। ऐसे लोग भी इस कार्यशाला में उपस्थित है। ऐसे सभी सहभागी बंधु और विशेष रूप से युवा छात्र छात्राएं, शोधार्थी भी यहाँ मुझे दिख रहे हैं। और इस राष्ट्रीय कार्यशाला को संपन्न करने में विगत 1 माह से लगे हुए विवेकानंद विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति डॉक्टर अजय तिवारी जी, संरक्षक डॉक्टर सुनीता जैन, प्रभारी कुलपति है श्री के श्रीवास्तव, कुल सचिव है, और समन्वयक डॉक्टर नीरज तोपखाने जी, डॉक्टर सुनीता दीक्षित जी, और हमारे सबके मार्गदर्शक अतुल कोठारी जी आज यहाँ उपस्थित नहीं है। उनके नेतृत्व में ये सारा जो 5 साल का भी माननीय कड़े जी भाई साहब ने जो विषय रखा, ये 5 साल तक चलने वाली लगातार श्रृंखला, उसका मार्गदर्शन वो हम सबको देते रहते हैं। इस सबके बीच में इस ज्ञान यज्ञ में जितने भी मनीषी हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से जितने इसमें यहाँ इकट्ठे हुए आहुति देने की है, मैं कह रहा हूँ ज्ञान यज्ञ है वास्तव में, उन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ और सीधा अपने विषय पर आता हूँ। आप सब लोगों ने, आपको जो फोल्डर मिला होगा उसमें एक छोटा सा सूत्र वाक्य लिखा है, विद्याव्रत मश्रुते। आप लोग देखेंगे तो पूरा गोल घुमा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, यहाँ से विवेकानंद विश्वविद्यालय से जो दिया गया है उसमें लिखा है विद्याव्रत मश्रुते। और यहीं से मुझे लगता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा शायद शुरू हुई है। इसका अर्थ है विद्या का अमृत। यह एक संस्कृत शब्द है जो ज्ञान और शिक्षा की महत्ता को दर्शाता है। इसका अर्थ है विद्या एक अमृत है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। अभी अशोक जी भाई साहब ने एक और वाक्य कहा था, सा विद्या या मुक्ता। ये विष्णु पुराण का वाक्य है। और हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में थोड़ा सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में बात करते हुए अपने विषय पर आ रहा हूँ। इस साविद्या मुक्ता का अर्थ भी अभी भाई साहब ने आपको बताया कि विद्या ऐसी है जो हमको और मुक्त करे, और इसलिए विद्या और शिक्षा शब्द में भी थोड़ा अंतर है। हम लोग आजकल जितनी चर्चा कर रहे हो शायद शिक्षा की बहुत करते हैं, और भारतीय ज्ञान परंपरा में इसलिए विद्या शब्द का प्रयोग किया गया है। और ये साविद्या मुक्ता मतलब विद्या ऐसी हो जो मनुष्य को मुक्त करे। तो काहे से मुक्त करे?
गरीबी से मुक्त करे, बेरोजगारी से मुक्त करे, जातिवाद से मुक्त करे, आज के संदर्भ में भ्रष्टाचार से मुक्त करे और आतंकवाद से मुक्त करे, नक्सलवाद से मुक्त करे, आपसी वैमनस्य से मुक्त करे, हमारे आपस के अविश्वास से मुक्त करे और केवल अपने आप को श्रेष्ठ समझने से मुक्त करे, विषाद से मुक्त करे, नकारात्मकता से मुक्त करे। ऐसी भारतीय ज्ञान परंपरा मुझे लगता है, ऐसी विद्या शब्द में और इस वाक्य में शायद संनिहित होगी। इस दृष्टि से यदि हम आगे बात करेंगे अर्थशास्त्र के संदर्भ में, यदि जो कि आज का विषय है, इसको मैंने 4 खंडों में बांटने का प्रयास किया था। बीच वक्त तो बहुत लंबा है, पर इसको कम समय में पूरा करूंगा। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक पर गूगल पे चल रहा है, इसलिए सबको, बाकी लोग भी गूगल मीट में जुड़े होंगे, हजारों लोग वो भी इसको सुन रहे होंगे। इसको मैंने 4 खंडों में बांटा था इस संदर्भ में। एक ऋग्वेद का कालखंड है, दूसरा शांति पर्व और विदुर नीति है, तीसरा है याज्ञवल्क्य गौतम मनु की स्मृतियां हैं, फिर शुक्राचार्य और कौटिल्य आदि के संकलन। ऐसे 4 भागों में मैंने अपने और इस बीज वक्तव्य को बांटने का प्रयास किया है। उसको मैं संक्षेप में आपके सामने, पूरा आपको आप चाहेंगे तो लिखित में भी मिल जाएगा, उसको शॉर्ट में मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। जैसा मैंने पहला विषय कहा कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित अर्थशास्त्र है, उसके इतिहास में जब हम जाएंगे तो सबसे पहले हम ऐसा कहते हैं कि दुनिया का सबसे पहला ग्रंथ ऋग्वेद है और ऋग्वेद में इसकी चर्चा की गई है। अभी चर्चा भी आ रही थी कि हम लोग और गौ माता की बात कर रहे थे और पशुधन जो हमारे यहाँ पर है, इसका यदि आप, मैं बहुत सारे इसमें रेफरेंस भी आपको लिखित में दे दूंगा। कई बार ये चर्चा होती है कि इतनी सारी बात कही जा रही है भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में और इसका रेफरेंस कहाँ है, तो 4 पेज के रेफरेंस भी है मेरे पास, पूरे रेफरेंस आपको उपलब्ध करा दूंगा। उसमें आप देखेंगे कि इसलिए जब हम इसको मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि सत्यनारायण की कथा होती तो हम लोग अंत में, जैसा भाई साहब भी कह रहे थे, और जब सारे अध्याय समाप्त होते तो आगे में हम क्या कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्वास हो, विश्व का कल्याण हो और गौ माता की जय, और आजकल भारत माता की जय यहाँ लगी हुई है, चित्र रखा हुआ है, ऐसा हम कहते हैं। और इसलिए इसका बड़ा महत्व था और इसलिए अभी जो 4 पुरुषार्थ की बात हुई, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें भी आप देखेंगे और धर्म शब्द को इसलिए पहले लाया गया, अर्थ दूसरे नंबर पर है। आज तो दुनिया में अभी नीलिमा गुप्ता मैडम कह रही थी, आदरणीय कुलपति, और अर्थ के बगैर होता नहीं। हम लोग भी कई बार कहते हैं कि अर्थ के बिना सब अनर्थ है, पर वो दूसरे क्रम पर है। और इसलिए जो भारतीय अर्थशास्त्र की हम लोग बात करते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा में, तो बहुत सारे हमारे जो 4 वेद है और हमारे पुराण है, आप रामायण की भी जब हम लोग आरती करते हैं तो उसमें कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, 4 वेद पुराण अष्टदश। आप सब लोग सुनते होंगे रामायण की आरती में, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, ऐसा सुनते हैं ना हम लोग, तो वो भी उसमें है। और इसलिए इस आधार पर बहुत सारी संहिताएं बनी हमारी। एक कैतीर्थ संहिता है, उसका मैंने रेफरेंस किया है, उसमें कहा गया है पशु वैधि। इसमें पशुओं का ग्राम्य अरण्य पशु के रूप में वर्गीकरण और उससे प्राप्त होने वाली आय का और वर्णन है। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, अभी आदरणीय कपिल देव भाई साहब भी कह रहे थे कि हमारे यहाँ कहावत चलती है कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और तृतीय चाकरी, कुछ ना मिले तो भीख उपाय। और इसलिए कृषि का बड़ा महत्व था पहले, इसकी चर्चा इसमें आती है, और कृषि के साथ पशुपालन। इससे जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करेंगे अर्थशास्त्र के संदर्भ में, तो इस विषय को लाना बहुत जरूरी है। और गौ माता का तो इतना ही नहीं, वैदिक साहित्य में इसको माँ का दर्जा दिया गया है। आप ऋग्वेद का यदि पढ़ेंगे तो ये 6.28.6 में मिल जाएगा। मैं बार-बार रेफरेंस इसलिए कोट कर रहा हूँ कि हमेशा ये जब बात होती तो लोग कहते हैं रेफरेंस कहाँ है, बता दीजिए जरा, किस अध्याय में दिया है, किस खंडिका में दिया है। मैं लोक साहित्य आयोग में रहता हूँ तो मैं तो लगातार डीडीपी से रहती तो उसमें लिखना पड़ता है इस खंडिका में, इसके अंतर्गत ये इस दंड का प्रावधान है, इसलिए इसका मैं रेफरेंस लेकर आया हूँ। और थोड़ा शॉर्ट भी कर रहा हूँ इसलिए मैं, इसमें गाय को दुग्ध और समृद्धि के लिए, बल्कि इसकी सेवा, गाय की सेवा भी मुक्ति, स्वास्थ्य लाभ और आनंद का लक्ष्य होता है। इसका एक श्लोक है, उस संस्कृत में श्लोक है, उसको पढ़ रहा हूं मैं। गावो भगो गाव इंद्रो मैं क्षान गावः सोमस्य प्रथमस्य भक्षः इमा या गावः सा जनास इंद्रम इच्छामिधा मनसा चिदिंद्रम। ये हम कहते हैं
इसके अलावा भारत में यदि हम भारतीय ज्ञान प्रणाली की यदि हम चर्चा करेंगे तो हमारा उद्योग इतना विस्तृत भी चर्चा आई पूर्व के वक्ताओं के द्वारा कि यदि एक एंगस मेडिसिन की किताब है, हम मिलेनियम पर्सपेक्टिव उसमें देखेंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक अंग्रेज अर्थशास्त्री कह रहा है कि ईसा से 500 वर्ष पूर्व भारत का कुल विश्व व्यापार में हिस्सा वो 33% हुआ करता था, 33% था। यानी आज वर्ल्ड ट्रेड में हमारा हिस्सा 2.5% के आसपास है, उस समय 33% हुआ करता था। यानी भारतीय ज्ञान जो है कितना रहा होगा, यानी कितनी हमने समृद्धि रही होगी, इस बात की हम उस 33% से, और पुस्तक में है, आप यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पे जाके देखें, अभी WTA की वेबसाइट पर देखें, आपको ये सब रेफरेंस आपको वहां पर और मिल जाएंगे। उस समय की यदि हम चर्चा करें तो उस समय वस्त्र उद्योग, धातु कर्म उद्योग, अलंकार, और एक आप लोगों ने सिल्क रूट की चर्चा सुनी होगी, अफगानिस्तान तक जाता था, और इसके भी रेफरेंस आपको मैं पीछे मैंने 4 पेज में लगा रखे हैं। हमारे यहाँ काष्ठ उद्योग, इत्र उद्योग, चर्म उद्योग, यातायात सेवा, यानी दुनिया में जो नाव जिसकी आज हम बात करते हैं नौसेना की, इससे समृद्ध नौसेना दुनिया में कोई नहीं थी जो भारत की थी, और इसके पूरे उदाहरण जो है आपको इसमें मिलेंगे। ऋण के बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं, लोन भी हमारे यहाँ लिया जाता था, और वैदिक काल में हम देखेंगे तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा रहा है, और वैदिक सूत्रों जातकों में इस प्रथा के कुछ अस्पष्ट संदर्भ में स्पष्ट नहीं मिलता है, पर फिर भी ये मिलता है। और मौर्य काल में भी आप देखेंगे 321 से 185 ईसा पूर्व, तो इसमें आदेश नामक एक उपकरण का उल्लेख है, और एक व्यक्ति बैंकर को तीसरे व्यक्ति को नोट पर राशि